हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनल और आज हम अधिगम के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम जिसको हम लर्निंग भी कहते हैं। तो इस क्लास में हम अधिगम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके सोपान क्या हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का अर्थ है सीखना। ठीक है। अधिगम जो होते हैं वो पूर्व अनुभव एवं अभ्यास के कारण जो आपका व्यवहार है उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन कैसे होते हैं? अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। मतलब वो परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। जैसे आपको आपके जो पहले अनुभव थे, पूर्व अनुभव थे और अभ्यास से आपने कुछ चीज़ सीखी है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जितना आपने सीखा है उतना आपको याद रहे। हम कभी कभी कुछ चीज़ें भूलते भी हैं और कुछ चीज़ें हमारे मेमोरी में फिक्स भी रहती हैं। इसलिए इसको हम स्थायी ना कहकर अपेक्षाकृत स्थायी कहेंगे। ठीक है। गैट्सवान्य प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब किसी ट्रेनिंग से या कोई आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपके जो व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं उसी को आप क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्रो एंड क्रो आदत, ज्ञान एवं अभिव्यक्ति का अर्जन ही अधिगम है। आपकी जो आदतें हैं उनमें जो भी परिवर्तन होता है या जो आपके ज्ञान में जो परिवर्तन होता है, आपकी अभिव्यक्ति, आपके दृष्टिकोण या आपके नज़रिए में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? अपन अधिगम कहते हैं। ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। गिलफर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब जैसे आपके घर पे हैं तो आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनसे ही आप उनको देखकर ही आप अपना भी व्यवहार मतलब आप उनसे ही सीखते हो। तो आपके उनके व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन हुए उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। स्किनर सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है। मतलब सीखना क्या है कि आपके जो व्यवहार में स्टेप बाय स्टेप जो भी चेंजेस होते हैं उसी को आप लर्निंग कहते हो। आपने आज कुछ सीखा, उसमें फिर आप कुछ और नई चीज़ सीखोगे तो उसमें फिर परिवर्तन होगा। तो जो आपने जो सीखा उसमें जो उत्तरोत्तर परिवर्तन हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। हिलगार्ड नवीन परिस्थिति में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। कोई भी नवीन परिस्थिति है उसमें अपने आप को आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो वही अधिगम है। मतलब खुद को समायोजित करना वही क्या है? अधिगम है। ये कहा था हिलगार्ड ने। पिल व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यक्ति में जो भी चेंज हो रहा है वही क्या है? अधिगम है। वुडवर्थ सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ का कहना है कि सीखना जो है वो एक विकास की प्रक्रिया है। और वुडवर्थ ने यह भी कहा था कि सीखना नवीन ज्ञान की प्रक्रिया है। आप नवीन जो भी नया ज्ञान आपके अंदर आता है वही एक अधिगम है। ये इम्पोर्टेंट नोट है कि परिपक्वता, बीमारी, थकान, भय या औषधि लेने से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते हैं। मतलब आपके जो मैच्योरिटी से जो चेंजेस आते हैं उसके बाद आप कभी बीमार हो जाते हो या आप थके हुए हो या फिर किसी डर से या कोई आपने औषधि या कोई दवाई ली है तो उससे अगर आपके व्यवहार में अगर कुछ चेंज आ रहे हैं तो इसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है। जैसे एक बच्चा है छोटा, वो पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर वो अपने पैरों पे चलना सीखता है, तो ये हम अधिगम नहीं कहेंगे क्योंकि ये इनहेरेंट था और ये उसकी परिपक्वता के अनुसार उसमें चेंजेस होना स्वाभाविक था। अब आता है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत मतलब जन्म से स्टार्ट होती है और जब तक जीवन है तब तक ये चलती रहती है। तो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम जो होता है वो सभी जगह होता है और सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्कूल में ही आप सीख सकते हो, अधिगम कर सकते हो। ऐसा नहीं, आप घर पे भी सीख सकते हो, अपने समाज में सीख सकते हो, अपने विद्यालय में, मतलब कहीं भी आप सीख सकते हो। इसलिए ये जो अधिगम है वो क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है और ये सभी जीवों में पाई जाती है। इसलिए इसको हम सार्वभौमिक प्रक्रिया या यूनिवर्सल भी कहते हैं। ठीक है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। जो भी आप अपने जो पूर्व अनुभव हैं उनको संगठित करके जो भी सीखते हो उसी को अधिगम कहते हैं। इसलिए अधिगम जो है वो अनुभवों का संगठन है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। जैसे हमने भी देखा था, हिलगार्ड ने बोला था कि नवीन परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करना ही अधिगम है। मतलब अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया भी है। अधिगम क्रमिक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप
जैसे आपने सोचा कि मैं रीट की तैयारी करूँ, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं रीट का सिलेबस 8 दिन में या 1 सप्ताह में कंप्लीट कर लूँ, तो क्या पॉसिबल है? हो सकता है, पर उसमें जो पारंगत होना, उसको करना, मतलब अधिगम एक लंबी प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है और एक क्रमिक होता है, क्रम से होता है। एक साथ से आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है, इसलिए अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप सब अच्छी आदतें सीखते हो या अच्छी बातें सीखते हो, आप कुछ गलत बातें भी सीख लेते हो, गलत आदतें भी सीख लेते हो। इसलिए अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। कोई भी चीज़ है आप सीखते हो तो मतलब किसी को भी कुछ उद्देश्य होता है, इसके कारण ही आप सीखते हो। और जब उद्देश्य होता है तो वो अधिगम जल्दी से होता है और आसानी से होता है। ठीक है। अधिगम स्थानांतरण योग्य है। जैसे आपने किसी से कोई चीज़ सीखी, ठीक है, तो आप दूसरे को भी वो चीज़ सिखा सकते हो, मतलब वो स्थानांतरण योग्य है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो स्थानांतरित हो सकती है, इसलिए अधिगम जो है वो स्थानांतरण योग्य है। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्रिया है। जैसे वो BS ब्लूम ने बताया था कि अधिगम जो है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्रिया है। अगर बच्चा इसमें ज्ञान का मतलब होता है कि आप जो भी सीखते हो वो, और क्रियात्मक मतलब अगर बच्चा करके सीखना चाहता है तो इसमें आपको करके भी सिखाना चाहिए। तो ये ज्ञानात्मक क्रिया है, भावात्मक और क्रियात्मक क्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम। अधिगम एक पूरी प्रोसेस है, न कि एक परिणाम है। ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के सोपान। अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक मानसिक क्रिया है और इसके निम्न सोपान है। फर्स्ट है अभिप्रेरणा। कोई भी व्यक्ति अधिगम कब करेगा? जब उसके अंदर अभिप्रेरणा होगी, उस लक्ष्य के लिए उसके अंदर अभिप्रेरणा होगी, तभी वो अपना कार्य करेगा। ठीक है। तो अभिप्रेरणा को स्किनर ने अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग भी बोला है। तो फर्स्ट में व्यक्ति में अभिप्रेरणा आएगी, फिर उसके बाद वो विभिन्न रेस्पॉन्स करेगा, अलग अलग अनुक्रियाएं करेगा। जब वो अलग अलग अनुक्रियाएं करेंगे तो उसके आगे बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं का निवारण करेगा, तो उसको एक सकारात्मक पुनर्मन मिलेगा। फिर वो उन अनुभवों का संगठन करेगा और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ठीक है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा जो आपके फ्रेंड है जिसका रीट में सिलेक्शन हो गया है, तो आपको उसको देख के हुआ कि हाँ मैं भी रीट की तैयारी करता हूँ और मैं भी शिक्षक बनता हूँ। तो फिर आप में वो अभिप्रेरणा आ गई, इंटरनली आप अभिप्रेरित हो गए कि ठीक है, मेरे को भी तैयारी करनी है और मेरे को भी शिक्षक बनना है। फिर आप क्या करोगे? इसके लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करोगे, किताबें लाओगे, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करोगे, फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे। ये सब आप विभिन्न अनुक्रिया करोगे। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, कुछ टॉपिक समझने में दिक्कत आएगी, सब्जेक्ट में जो नई कुछ सब्जेक्ट होती है तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर आप उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे मतलब उनको हटाओगे कि ठीक है, उनका सामना करोगे और उन प्रॉब्लम्स को दूर करोगे। फिर आपको एक पुनर्बलन मिलेगा, एक सही अनुक्रिया का जब करोगे आप कि हाँ मेरा इतना हो गया है, इतने नंबर का मैंने कर लिया है, तो आप एक लक्ष्य के पास आओगे, तब आपको एक आप खुद को पुनर्बलित महसूस करोगे। ठीक है। फिर आप जो अनुभव जो आप तैयारी कर रहे हो, इतने ड्यूरेशन में जो भी आपने अनुभव किए उनका संगठन करोगे कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा नंबर दे पाएंगी, मुझे किस तरह पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। इन सब अनुभवों का संगठन करके आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। तो लास्ट स्टेज है लक्ष्य प्राप्ति। तो ये अधिगम के सोपान थे, अभिप्रेरणा, फिर विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर बाधाएं, पुनर्बलन, अनुभवों का संगठन और लक्ष्य प्राप्ति। इस प्रकार आप अधिगम कर सकेंगे। ठीक है। फिर आते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट हम व्यक्तिगत कारक जो कि लर्नर से रिलेटेड होते हैं, जो सीख रहा है उसके रिलेटेड जो कारक हैं उनके बारे में देखेंगे। अभिप्रेरणा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग के लिए। तो ठीक है, तो व्यक्ति को अभिप्रेरित होना बहुत आवश्यक है, तो ही वो सीख पाएगा, अन्यथा वो सीख नहीं पाएगा। आयु का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप एक 5 साल के बच्चे को फिजिक्स के फॉर्मूले सिखा दो तो क्या वो सीख पाएगा? क्या वो उनको समझ पाएगा? तो इसलिए आयु का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। परिपक्वता, बच्चे का परिपक्व होना भी जरूरी है, तो ही वो अधिगम कर पाएगा। ठीक है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, जो लर्नर है उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त है या फिर वो डिप्रेस्ड है
तो वो पढ़ नहीं पाएगा, वो मतलब सीख नहीं पाएगा उस चीज़ को। आप कितनी भी अच्छे तरह से उसको समझा दो, पर वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेगा और ना ही वो उसको सीख पाएगा। ठीक है। बुद्धि, अगर जिसका IQ लेवल ज़्यादा है वो जल्दी से अधिगम कर लेगा और वो अच्छे से अधिगम करेगा, लेकिन जिसका IQ लेवल कम है उसको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। मेमोरी, जिसकी मेमोरी अच्छी है वो सीखने में मतलब वो बहुत तेज़ी से सीख लेगा, कोई भी चीज़ आप सिखाओगे तो। ठीक है। रुचि, इंटरेस्ट का होना भी जरूरी है। अगर आपको किसी विषय वस्तु में रुचि नहीं है तो फिर आप अधिगम नहीं कर पाओगे। जैसे अपन को कुछ सब्जेक्ट में रुचि नहीं होती है तो अपन को वो पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, अपन कभी उस बुक को लेते भी नहीं है। लेकिन अपन को जिसमें इंटरेस्ट है वो बुक हम ले लेते हैं, पहले वही लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए रुचि का होना भी जरूरी है। थकान, अगर बच्चा थका हुआ है और अगर आप उसको कुछ सिखाओगे तो क्या वो सीख पाएगा? वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है। अभिक्षमता और अभिवृत्ति, अभिक्षमता मतलब बच्चे में जो चीज़ आप सिखा रहे हो उसके लिए कुछ इनहेरेंट एबिलिटी होती है, जिसके कारण वो उस चीज़ को सीख पाता है। अगर उसके अंदर वो इनहेरेंट एबिलिटी नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। ठीक है। तो इसलिए बच्चे में अभिक्षमता भी होना जरूरी है। अभिवृत्ति मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है। कोई भी, जैसे आपको कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर आपका उसके प्रति दृष्टिकोण और नज़रिया ही सही नहीं है, आप ये सोचेंगे कि ये पढ़ाते वो तो हमको समझ में ही नहीं आता है, इन्हें क्या पढ़ाते हैं। अगर आपने पहले से ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण रखा है तो वो शिक्षक अगर आपको अच्छा भी पढ़ाए तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभिवृत्ति, आपका जो दृष्टिकोण है, नज़रिया, वो भी सही होना चाहिए, वो भी सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप सीख पाओगे। तो ये थे लर्नर से संबंधित, जो सीख रहे उसके संबंधित जो कारक थे जो अधिगम को प्रभावित कर रहे थे। फिर है शिक्षक संबंधित कारक। शिक्षक में क्या एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि बच्चा आसानी से सीख जाए, उसको प्रॉब्लम नहीं आए सीखने में। ठीक है। विषय का ज्ञान, शिक्षक को विषय का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, वो जो अपना जो विषय वस्तु उसको किस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, तो इसका भी अधिगम पे प्रभाव पड़ता है। अगर वो अच्छे से विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा तो बच्चा आसानी से उसको समझ पाएगा। शिक्षक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। वो अगर कोई बालक अपनी कुछ भी पूछता है उससे क्वेश्चन तो उसका जवाब देता है, उसको सही तरह से सुनता है, या फिर बच्चों की जो क्या समझना चाहते हैं, क्या समझ पाए, ये सब समझता है, या फिर बच्चों की जिज्ञासा को वो शांत कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो उसका व्यवहार है वो भी, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। शिक्षण की विधि, वो किस प्रकार की शिक्षण विधियों का यूज़ कर रहा है, वो जो शिक्षण विधियों का यूज़ कर रहा है क्या वो मनोवैज्ञानिक है या नहीं है। तो ये सब भी इस पर अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा। ठीक है। पुनर्बलन, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने विद्यार्थियों को बार बार पुनर्बलित करे, इससे बच्चा जो होता है वो सीखने में ज़्यादा रुचि लेगा। ठीक है। तो वो शाबाश, वेल डन, ये सब यूज़ करके अगर बच्चे को पुनर्बलित कर रहा है तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है। तो ये सब थे शिक्षक संबंधित कारक। तो शिक्षक का अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे कि कोई शिक्षक कठिन बात को भी, मतलब जो कठिन विषय वस्तु है उसको भी आसान तरीके से समझा देता है, और कोई शिक्षक एक आसान विषय वस्तु को भी इतना कठिन बना देता है कि बच्चों को समझ में आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शिक्षक का भी इम्पोर्टेंट रोल है। अब विषय वस्तु संबंधित कारक, विषय वस्तु की लंबाई। ठीक है। जैसे 5वीं क्लास का बालक है, उसको आप अगर 10-15 पेज का एक चैप्टर दे दो और फिर उसको वो मतलब उस चैप्टर को देख के डर जाएगा कि इतना इतना बड़ा लेसन मैं कैसे पढ़ूंगा यूँ, तो फिर वो इंटरेस्ट लेगा ही नहीं पढ़ने में। इसलिए विषय वस्तु भी एक सीमित होना चाहिए, जिस लेवल का बच्चा है उसके अनुसार होनी चाहिए, जिससे वो उसमें रुचि भी ले और उसको अच्छे से समझ पाए। विषय वस्तु की रोचकता, जो भी विषय वस्तु उसमें रोचकता होनी चाहिए, कुछ इमेज लगे होने चाहिए जिससे कि बच्चा उन्हें देख के पढ़ने की उसकी इच्छा हो जाए। ठीक है। विषय वस्तु की उपयोगिता, उसका कोई उसके डेली यूज़ में या उसकी लाइफ में कुछ यूज़ होना चाहिए जिससे बच्चा यूँ सोचे कि ठीक है मैं पढ़ता हूँ, मतलब वो इंटरेस्ट लेगा अगर ऐसी चीज़ें उसके सामने होगी तो। विषय वस्तु की कठिनाई, ठीक है, विषय वस्तु सरल होनी चाहिए, उसका लेवल जो होना चाहिए वो सरल होना चाहिए। ठीक है। विषय वस्तु का क्रम, जैसे जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है, जो भी है या आप जो भी पढ़ा रहे हो तो सरल से कठिन के क्रम में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कठिन कठिन टॉपिक पहले ले रहे हो और फिर सरल बाद में, तो फिर
कोई मतलब नहीं है। पहले आप सरल तरीके से सरल टॉपिक को लो, फिर कठिनाई का स्तर बढ़ाते रहो, तो जो शिक्षार्थी है उसको पढ़ने में आसानी होगी, वो अधिगम अच्छे से कर पाएगा। तो ये विषय वस्तु संबंधित कारक थे। ठीक है, अब आते हैं वातावरण संबंधित कारक, कि अधिगम पे वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो देखेंगे हम। तो एक तो कक्ष में बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है वो उसमें बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, बोर्ड वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए, जिससे बच्चा आराम से कंफर्टेबल फील करे और वो पढ़ने में इंटरेस्ट ले। प्रयोगशाला में उपकरणों की व्यवस्था, ठीक है, प्रयोगशाला अच्छी होनी चाहिए, उसमें उपकरण भी होने चाहिए जिससे बच्चा अच्छे से सीख पाए। भौतिक वातावरण जैसे जलवायु, शोर, मतलब अगर वो बच्चा अपने विद्यालय में सीख रहा है तो विद्यालय के आसपास शोरगुल वातावरण नहीं होना चाहिए, कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो क्या पढ़ेगा। ठीक है, सामाजिक वातावरण जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, उसका परिवार कैसा है, उसका समाज कैसा है, मतलब उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर माहौल कैसा है घर का, ये सब भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, विद्यालय के माहौल भी प्रभावित करता है। तो आज हमने अधिगम के बारे में अध्ययन किया, तो अब इसके बारे में अधिगम के सिद्धांत ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।